Find the center of mass of three particles at the vertices of an equilateral triangle. तो यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एक्चुअल में हमें थ्री पार्टिकल्स कंसीडर करना है, लेकिन ये जो थ्री पार्टिकल्स रहेंगे ये थ्री पार्टिकल्स किसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल में थ्री वर्टाइसेस रहेंगे और इन थ्री वर्टाइसेस के ऊपर में ये पार्टिकल प्लेस्ड रहेंगे, या फिर हमें ये पार्टिकल उन वर्टाइसेस के ऊपर में कंसीडर करना है। सो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तीन पार्टिकल्स ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज सेकेंड पार्टिकल एंड ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये थर्ड पार्टिकल है। अब ये जो तीन पार्टिकल है, आपको बोला गया है कि ये तीन पार्टिकल ट्रायंगल के वर्टाइसेस के ऊपर में रहने चाहिए। तो कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास में ये एक ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पर ये थ्री पार्टिकल्स रखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। द मास ऑफ द पार्टिकल्स आर 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम। तो जो मासेस है, ये पार्टिकल का जो मास है, इसका मास मैं m1 कंसीडर कर लेता हूं, इस पार्टिकल का मास m2 और इस पार्टिकल का मास मैं m3 कंसीडर कर लेता हूं। इसका मास जो है m1 100 ग्राम कंसीडर कर लेता हूं, m2 जो है ये m2 150 ग्राम कंसीडर कर लेता हूं और m3 जो दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं, इट इज 200 ग्राम। अब बिल्कुल सेम तरीके का अरेंजमेंट आपको किताब में भी देखने को मिलेगा। किताब में भी बिल्कुल इसी अरेंजमेंट के साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ईच साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग। तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 मीटर। इसी तरीके से आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये कितना है, तो ये भी 0.5 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 0.5 मीटर। सो बेसिकली हमें यहां पे निकालना क्या है, यहां पे हमें निकालना है फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इन थ्री पार्टिकल्स का क्या सेंटर ऑफ मास है वो हमें निकालना है। अब यहां पे आपको एक चीज नोट करना है कि कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ऐसा नहीं है। हमने कंसीडर किया है, हमने इमेजिन किया है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो वर्टाइसेस होते हैं वहां पे हमने वो पार्टिकल्स रखे हैं और ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल यहां पे बनता है इसका ही हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये तीनों पार्टिकल मिलके एक सिस्टम बनेगा और उस सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। और उस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हो सकता है कहीं तो भी, ये पॉइंट पर, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, कहीं पे भी इसके अंदर में कहीं पे भी, या यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी, इनसाइड बोलो या आउटसाइड बोलो उस ज्योमेट्री के, कहां पे वो सेंटर ऑफ मास निकलेगा, कहीं पे भी निकल सकता है। वो सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। तो ये सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है। ये तरीका क्या है, तो जब भी आपको पार्टिकल्स जैसे 2 डायमेंशनल शेप में दिया रहेगा, 2 डायमेंशनल सिस्टम में दिया रहेगा, तब की कंडीशन में आपको फॉर द पार्टिकल्स which are in the 2 dimensional system, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी पार्टिकल सबसे नीचे के साइड में आपको दिखाई देता है वो पार्टिकल पर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, या फिर आप बोल सकते हैं कि नीचे वाले पॉइंट पर एक एक्स एक्सेस निकालना है, वहां से एक एक्स एक्सेस जाना चाहिए। दूसरा स्टेप और ये रहेगा कि आप क्या करोगे, जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट रहेगा, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट रहेगा, उस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से आपको एक वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना है। तो जब हम इस डायग्राम की तरफ देखते हैं तो इस डायग्राम में सबसे नीचे के पार्टिकल्स जो आ रहे हैं वो है m1 और m2। तो यहां से हमें क्या करना है, एक एक्सेस ड्रॉ करना है
और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट इस पार्टिकल का कौन सा आता है, तो m1 आता है, और m1 से आपको एक y एक्सिस ड्रॉ करना है। तो हम ये एक्सिस जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से आप ड्रॉ करोगे, दिस इज एन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कहलाएगा नीचे वाले पॉइंट से। और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से हम क्या कर लेते हैं, एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सिस y एक्सिस कहलाएगा। आपको यहां पे नोट करना है कि ये पार्टिकल 2 डायमेंशनल सिस्टम में है। अगर ये 3 डायमेंशनल सिस्टम में होता तो यहाँ पे एक और एक्सिस आता और वो आता z एक्सिस। तो फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन शेप में दिया हुआ है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें किताब में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया है वो बिल्कुल इस सिस्टम के हिसाब से करा के दिया, जहाँ पे मास m1 100 ग्राम इधर साइड में है, m2 जो है 150 ग्राम है जो इधर साइड में दिया हुआ है, और m3 जो है 200 ग्राम है जो ऊपर साइड में आपको दिया हुआ है। स्टूडेंट जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाता है तो उसके माइंड में 2 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व किया गया है तो इसमें ग्राम का कन्वर्जन केजी में क्यों नहीं किया है, ये एक पहला सवाल होगा। तो सबसे पहले इसका आंसर जो रहेगा वो तो ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे चल के ये जो ग्राम है तो ग्राम ग्राम में ही कैंसिल हो रहा है, इस वजह से इन्होंने ग्राम का कन्वर्जन केजी में नहीं किया है। लेकिन आप बिल्कुल इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट बोर्ड से एनसीईआरटी का लेवल थोड़ा एडवांस लेवल का होता है, सोच थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाती है, इसलिए ये इतना सब कुछ मैटर नहीं करता इनके लिए। और दूसरा क्वेश्चन उनके माइंड में ये आ सकता है कि जो पार्टिकल सिलेक्ट किए गए हैं, जहां पे m1 100 यहीं पे रखा हुआ है, m2 150 यहीं पे रखा हुआ है, 200 यहीं पे रखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? क्या हम इन पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? ये जो 200 दिया है इसको हम यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, ये जो 100 ग्राम दिया है वो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, या फिर ये 150 जो दिया है वो यहाँ पे नहीं ले सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में अराइज हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा कि आप बिल्कुल ये जो पार्टिकल है ये पार्टिकल आप किसी भी पोजीशन पर ले सकते हैं। ये पार्टिकल आप चाहे तो 150 जो इधर में दिया है आप 150 यहाँ पे ले सकते हैं, ये जो 200 यहाँ पे दिया है इस 200 का पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ले सकते हैं, आप पार्टिकल का पोजीशन कहीं पे भी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फॉलो करना है, जिस रूल से फॉलो करना है वो रूल मैंने आपको समझा दिया, इसी रूल से आपको आगे बढ़ना है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व इस तरीके से करेंगे। याद रखिए ट्रायंगल का आपको सेंटर ऑफ मास नहीं निकालना है, आपको पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहीं तो भी इसी के बीच में आने वाला है। तो मान के चलता हूं कि मैं ये एक पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है, इसका इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ रहा है। आपको ये देखना है कि ये वाला पॉइंट सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर आता है, मतलब एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस बनाएगा वो आपको निकालना पड़ेगा, और वो आप ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दैट इज xcm is equal to this is m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divide by m1 plus m2 plus m3। इस फॉर्मूले से ये जो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी पर है इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, और वैसा ये पॉइंट ओरिजिन से y एक्सिस पर कितनी दूरी पर है, y एक्सिस पर ये कितनी दूरी पर रहेगा ये आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा। ycm is equal to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 divide by m1 plus m2 plus m3। तो ये जो फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला ओरिजिन से ये सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर कितनी दूरी पर है वो आपको बताएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं, क्योंकि आपको ये जो साइड्स दिए हुए हैं इसके साइड, ठीक है, तो ये साइड 0.5 मीटर के हैं और
अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, लेट अस कंसीडर द नेम इज हियर ए बी सी, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो जो साइड्स दिए हुए आपको, तो साइड क्या होगा यहां पे, ए बी, हियर ए बी, बी सी इज इक्वल टू ए सी, यह आपको दिया हुआ है 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर है। अगर ये 0.5 मीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसको मान के चलते ये पॉइंट है डी और बिल्कुल ये बीच वाले पॉइंट पर है टी। तो AD कितना होगा, AD होगा AD इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, उसका आधा हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2। सो AD हो जाएगा 0.25 मीटर, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये पार्टिकल एक्स एक्सेस से 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इतनी दूरी पर रहेगा। लेकिन वैसे ये वाला पार्टिकल y एक्सेस से कितनी दूरी पर रहेगा, y एक्सेस से कितनी दूरी पर रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है, 0.5 दिया हुआ है। आप यहां से एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर में अगर ड्रॉ कर देते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो आप यहाँ पे बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप ये वन साइड निकाल सकते हैं। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। अब इसकी जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। ये ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल हमने सिलेक्ट किया है, इसमें AB हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। इट इज इक्वल टू फर्स्ट साइड, आप AD ये फर्स्ट साइड ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा AD इसका स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड जो है आप BD ले सकते हैं, BD इसका स्क्वायर। अब देखिए BD आपको निकालना है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, इसको इधर साइड में अगर लेके जाते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला आपका ये निकल के आएगा, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको BD स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ BD का वैल्यू चाहिए। तो सिर्फ BD कितना होगा, सो BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस ऑफ AD स्क्वायर। अब इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। सो इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर, तो AB कितना है 0.5 है, ये 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस AD कितना है, तो 0.25 है, 0.25 इसका स्क्वायर। 0.5 का जो स्क्वायर होगा इसको लिख देते हैं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 माइनस 0.25 का स्क्वायर जो हो जाएगा ये होगा 0.0625। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना वैल्यू मिलेगा। अब इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद में ये जो वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट में, ये कुछ ऐसे आएगा, इट इज 0.1875। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये मिलेगा 0.1875। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0.1875 कितना होता है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, और इसका आंसर जो निकल के आएगा इट इज इक्वल टू 0.433। अगर इसको किस तरीके से कैलकुलेट करना है ये समझना है तो आप इसको मेरे स्क्वायर रूट वाले वीडियोस में देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट किसी नंबर का किस तरीके से निकाला जाता है, उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.433 मीटर। ओके।
या फिर आप इसको नियरली इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 0.40 मीटर, इतना आप इसका हाइट बोल सकते हैं। इतने इतने डिस्टेंस पर वाई एक्सेस पर, इतने डिस्टेंस पर ये पार्टिकल फिलहाल प्रेजेंट है। कितना है ये डिस्टेंस, तो 0.40 मीटर। ये डिस्टेंस की हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी।